नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे जुड़े हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं। समय आपका डेली करंट अफेयर्स का। डेली करंट अफेयर जहां देश विदेश के प्रमुख समाचारों का संकलन लेकर मैं उपस्थित हो जाता हूं, जिसमें आपके देश विदेश और आपके अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के समाचारों का संकलन होता है। और साथ में ही उस दिन के जो इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उन सभी का संकलन लेकर मैं उपस्थित हो जाता हूं। तो फटाफट सभी लोग जो हैं वो ऑनलाइन आ जाइए और ऑनलाइन आकर अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो है वो क्लास को शेयर कर दीजिए कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। दोस्तों, इस क्लास का जो सोर्स है वो है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान जैसे प्रमुख समाचार पत्र। यहीं से हम इनका संकलन लेकर आपके समक्ष जो है वो उपस्थित होते हैं। और हमारा इस क्लास के माध्यम से पूरा का पूरा उद्देश्य ये होता है कि आपकी आगामी परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है ना? समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसी पक्षी है, उड़ जाए तो वापस नहीं आते। यहां तीन बातों पर ध्यान दिया गया है दोस्तों। एक है आपका समय, दूसरा है विश्वास और तीसरा है सम्मान, है ना? तीन बातें हैं। तीन बातों को प्रमुखता से जो है ध्यान दिया गया है आज के मोटिवेशनल कोड पर। अगर समय आपके हाथ से निकल जाए, कहते हैं ना, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? समय आपके हाथ से जब निकल जाए तो आपको केवल पछतावा होगा और पछतावा होने के अलावा कुछ नहीं होगा। और ये आपका एक गोल्डन समय चल रहा है, गोल्डन टाइम चल रहा है, आपका स्वर्णिम समय चल रहा है, जिसका अगर आप लोग सही प्रकार से उपयोग करें तो आप जीवन में बहुत ही ऊंचाई पर जाओगे। आप अपने सपने को अगर चाहो तो साकार कर सकते हो, है ना? विश्वास अगर आपने किसी का एक बार खो दिया तो फिर से विश्वास बनाना जो है काफी मुश्किल है। और सम्मान अगर आप किसी के नजरों में गिर गए तो फिर से आप उस सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है ना? तो ये तीन जो चीजें हैं दोस्तों, चाहे समय हो, चाहे विश्वास हो, चाहे सम्मान हो, वो आपके लिए एक अलंकार का काम करता है, आपके लिए एक आभूषण का काम करता है। और इस आभूषण को अगर आपने कभी खो दिया तो आप ना ही जीवन में किसी बुलंदी पे पहुंच सकते हैं, ना ही आप किसी का विश्वास जीत सकते हैं, या ना ही किसी के नजरों में आप जो है वो किसी सम्मान के लायक रह सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि आप जिस पद पर, जिस पग पर, जिस पथ पर चल रहे हैं उस पथ पर आपको इन तीनों चीजों का जो है वो अपने साथ जो है इन्हें बचा के रखना है, इन्हें संजो के रखना है और जीवन में आगे बढ़ना है। वो तीन चीजें क्या हैं? समय है, विश्वास और सम्मान है। क्योंकि अगर ये एक बार उड़ जाएगा तो वापस आपके पास नहीं आएगा। तो सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन है। और मिला पोयम इंदु गौतम, प्रियांशु दुबे, गुलजारी लाल, आलोक पांडे, दीपू कुमारी, अंजलि पांडे और ऋतु विश्वकर्मा, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। फटाफट क्लासेस को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए आज के सेशन पे। तो पहला न्यूज जो है वो आप सभी के लिए क्या है? पहला न्यूज जो है दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है, पहला न्यूज जो है वो द हिंदू से लिया हुआ न्यूज है। सोर्स जो है द हिंदू है। हिंदू से हम इस न्यूज को लेकर आए हैं आप सभी के लिए। न्यूज है सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्लैग्स कम्युनल कंटेंट इन मीडिया। ठीक है ना? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा मीडिया में जो सांप्रदायिक सामग्री जो है उसके ऊपर जो है वो चेतावनी जारी कर दी गई है। जिस समय आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि मीडिया इस समय जो है, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, चाहे आपका टीवी मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, है ना, उस तीनों पे अगर हम देख रहे हैं, ठीक है ना, उस जगह पे हम क्या देख रहे हैं कि मीडिया जो है अपनी भूमिका जो है उसको खोते जा रहा है। और मीडिया इस समय जो है वो क्या कर रहा है, सांप्रदायिक रूप से किसी भी न्यूज को जो है वो लेकर आ रहा है, जिससे संप्रदायवाद, जिससे भेदभाव, जिससे जाति प्रथा, जिससे कि धर्म के बीच में विभेद की समस्या जो है हम काफी ज्यादा देखने को हमें मिल रहा है और हम इसको देख रहे हैं। ठीक है? तो इसी पे भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है वो मीडिया को जो है चेतावनी दी गई है। और कहा गया है, केंद्र सरकार से भी मीडिया ने प्रश्न पूछा है कि आप बताइए इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, पिछले साल चलेंगे। पिछले साल का आपको याद होगा एक मुद्दा था, उस मुद्दे को लेकर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और हाल फिलहाल में हो रही घटनाओं में जिस प्रकार से मीडिया शब्दों का प्रयोग करता है उसको लेकर हम बात करेंगे। तो हमने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा मीडिया के कुछ वर्गों को सांप्रदायिकरण यानी कि कॉम्युनलाइजेशन के लिए जो है वो फटकार लगाई है। और फटकार लगाते हुए उन्हें कड़ा संदेश भी जाहिर किया, उन्हें कड़े संदेश दिए हैं कि आप वो क्या करें, समय रहते ही जो है वो इस पे सुधार करें।
उच्चतम न्यायालय के सामने दोस्तों एक याचिका जो थी वो दायर की गई थी, और इस याचिका में जो है वो ध्यान दिलाया गया था कि मीडिया के कुछ वर्गों के द्वारा पिछले वर्ष जब कोविड-19 की शुरुआत हुई थी तो एक शब्द का बहुत तेजी से प्रयोग किया जा रहा था, और वो शब्द था तबलीगी जमात। आपको याद आ गया होगा तबलीगी जमात हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन यानी कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास जो है तबलीगी जमात का जो है वो जो है एक आपका धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, जहां देश विदेश के काफी सारे एक धर्म विशेष के लोग जो थे वो इकट्ठा हुए थे, और उस समय कोविड-19 बहुत तेजी से फैल रहा था, ठीक है ना। तो बार बार मीडिया के द्वारा जो है एक बात उठाई जा रही थी, और बात क्या उठाई जा रही थी कि एक धर्म विशेष के लोग जो है वो क्या कर रहे हैं कि इस बीमारी को ज्यादा से ज्यादा फैला रहे हैं, ठीक है। अब वो जो मामला था उस पर एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट पे कि मीडिया क्या कर रही है, सांप्रदायिकरण कर रही है, मीडिया क्या कर रही है, कम्युनलाइजेशन कर रही है, जिससे कि देश के अंदर जो है वो फूट पड़ रहा है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को आधार बनाकर जो है वो मीडिया को चेतावनी दी है, मीडिया के ऊपर जो है वो टिप्पणी की है। तो देश के हाल के दिनों में अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से सांप्रदायिक रिपोर्टिंग के मामले जो है बढ़ रहे हैं, जैसे कि काफी सारे शब्द हैं, जैसे कि यूपीएससी जिहाद करके आप लोग शब्द सुनते हो, जैसे कि हादिया मामला सुनते हो, जैसे कि 3 तलाक का मामला सुनते हो, जैसे कि आप लोग लव जिहाद करके मामला सुनते हो, ऐसे कई सारे जो मामले आप सुनने को मिलते हैं। ये कुल मिलाकर हम देखते हैं कि मीडिया क्या कर रही है, इन सारे मामलों के माध्यम से जो है टीआरपी के चक्कर में सांप्रदायिक रंग ले रही है, और इस सांप्रदायिकता के कारण हम क्या देख रहे हैं कि काफी ज्यादा हमें धर्म में देश के अंदर जो है धार्मिक भेदभाव देखने को मिल रहा है, जिससे कई जगह हम देखते हैं कि कई सारे घटनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। अतुल मिश्रा, स्वागत है। अदालत ने सोशल मीडिया और ओटीटी जो आजकल आपका जो ओटीटी एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप देख रहे हैं, तो इन प्लेटफॉर्मों पे कार्यवाही के लिए जो है वो पर्याप्त जवाबदेही की कमी के बारे में भी खेद व्यक्त किया। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार या सरकार जो इस पर कोई कार्य नहीं कर रही है, और सरकार के द्वारा अदालत को इस संबंध में जो है वो जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हाल में क्या क्या कदम उठाए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के जो दिशा निर्देश हैं, जिसको कि हम मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021, और साथ में केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन अधिनियम 2021 क्या है, केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल 2021 के बारे में अवगत कराया है। इस पर इसमें प्रश्न पूछा है कि आप बताइए कि आपने जो ये संशोधन किया है, आपने ये जो एक्ट लाए हैं, ये जो अधिनियम लाए हैं, इस अधिनियम के माध्यम से आप किस प्रकार से मीडिया के ऊपर जो है वो रोक लगा रहे हैं, या मीडिया को जो है उसके ऊपर जो है आप कोई भी कड़े कदम उठा रहे हैं, आप बताइए उन्हें किस प्रकार से आप कह रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 क्या है। तो दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 की बात करें तो इस नियमों के तहत देश भर में जो ओटीटी, जैसे कि आप नेटफ्लिक्स में देख रहे हैं, आप अलग अलग ओटीटी चैनल देख रहे हैं ना, जिसपे आजकल आप मीडिया जिसमें फिल्म देख रहे हैं, जिसमें कि सेंसर बोर्ड जो है वो काम नहीं करता, और काफी सारी मूवी जो है विदाउट सेंसरशिप जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, जिसमें कि आपको अश्लीलता भी ज्यादा देखने को मिलती है, धार्मिक भेदभाव भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अलग अलग रूप से आपको देखने को मिलता है कि जो आपके ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो सोनी का लाइव चैनल हो, चाहे आपका अमेजन का चैनल हो, चाहे नेटफ्लिक्स का चैनल हो, चाहे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे चैनल हैं, जी के चैनल हैं, ठीक है ना। आपका ओटीटी है, ऑनलाइन आपका जो है वो ओवर द टॉप जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। तो इसके लिए शिकायत निवारण प्रणाली गठित करना जो है अनिवार्य किया गया है, और साथ में ही उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किए जाने के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए जो है एक आवश्यक मंच प्रदान करने की बात की गई है। महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी यानी कि चीफ कॉम्प्लेंस ऑफिसर की नियुक्ति करना जो है अनिवार्य होगा, और इसके साथ ही ये कंपनियां एक नोडल संपर्क अधिकारी भी नियुक्त करेंगी, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियां कभी भी संपर्क कर सकती हैं। इसके अलावा एक शिकायत अधिकारी को नियुक्त करने की बात की गई है, ग्रीवेंस ऑफिसर को नियुक्त करने की बात की गई है, और ग्रीवेंस ऑफिसर जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक शिकायत अधिकारी को भी नियुक्त करेंगे, जो 24 घंटे के भीतर कोई भी संबंधित जो शिकायत दर्ज किया जाएगा उसका जो है वो निपटारा 15 दिनों के अंदर जो है वो कर देंगे। इसके अलावा रिमूवल ऑफ कंटेंट यानी कि सामग्री को हटाने के बारे में भी बात की गई है। यदि किसी उपयोगकर्ता विशेष रूप से महिलाओं की गरिमा के खिलाफ कोई शिकायत है, व्यक्ति के निजी अंग या नग्नता या यौन कृत्य का प्रदर्शन आजकल आप लोग मीडिया पे देख रहे हो, है ना। आप लोग को सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पे देख रहा होगा कि चाहे वो
किसी भी प्लेटफॉर्म का कोई महिला है, उसके जो वीडियोस जो हैं वो आपको अपलोड करते हुए दिख जा रहे हैं, ठीक है, या किसी भी व्यक्ति विशेष का फोटो जो है वो आपको मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको अपलोड करते हुए जो दिख जा रहे हैं, तो इस प्रकार की कोई भी अगर घटना हो रही है, ठीक है ना, तो इस घटना के खिलाफ जो है किसी व्यक्ति के प्रतिरूपण में क्या कर सकती है, शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उस शिकायत दर्ज करने के 24 घंटे के भीतर जो है अपने प्लेटफॉर्म से उन सारे वीडियो को, उन सारे फोटो को, उन सारे कंटेंट को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। यानी कि रिमूवल ऑफ कंटेंट की बात की गई है, सामग्री को हटाने की बात जो है वो की गई है। ठीक है, प्रदीप कुमार स्वागत है। इसके अलावा मासिक रिपोर्ट के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। तो मासिक रिपोर्ट के लिए बात करें तो इनके लिए हर महीने प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या, उनके निवारण की स्थिति के बारे में मासिक रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित करना होगा। समाचार प्रकाशकों के लिए विनियमन के जो है वो 3 स्तर बनाए गए हैं। सबसे पहला है स्व विनियमन, यानी कि सेल्फ क्या करे, वो अपना रेगुलेशन करे, सेल्फ चेकिंग करे, ठीक है ना। किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की अध्यक्षता में एक स्वनियामक का गठन करे, निकाय का गठन करे। और तीसरा जो है वो है प्रथा संहिता एवं शिकायत समिति सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की निगरानी में जो है एक टीम का गठन करे, जो कि क्या करे, इन सभी चीजों का जांच करे। सुषमा सिंह, प्रदीप कुमार स्वागत है, ठीक है ना। तो फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए अपने सारे चैनल दोस्तों के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 के बारे में हम बात करेंगे। क्या है ये केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021? तो दोस्तों ये संशोधित नियम शिकायतों के निपटारे हेतु त्रिस्तरीय तंत्र का प्रावधान करता है। जो प्रसारक हैं, ठीक है ना, वो स्वनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन बाय द ब्रॉडकास्टर होना चाहिए। प्रसारकों के स्वनियमन निकायों के द्वारा स्वनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन बाय द सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ द ब्रॉडकास्टर। और केंद्र सरकार के स्तर पर एक अंतर विभागीय समिति के द्वारा निगरानी की बात की गई है, यानी कि ओवरसाइट बाय द इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी द लेवल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट जो है, इन सारे चीजों पर बात की जा रही है ना। ठीक है, क्लियर है सभी को। चले आगे बढ़े। शिकायत निवारण प्रक्रिया के बारे में बात करें तो दोस्तों नियमों के अनुसार चैनल पर प्रसारित किसी भी कार्यक्रम से परेशानी होने पर दर्शक उस संबंध में क्या कर सकते हैं, प्रशासक को, जो भी प्रसारक है उसको लिखित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई चैनल है जिस चैनल पे कुछ ऐसी चीजों को दिखाया जा रहा है, जैसे काफी सारे सीरियल्स आप देखते होंगे, जिस सीरियल में जो है वो धार्मिक या ऐसा देखते हैं, उसके चलते जो है परिवार के अंदर जो है वो कलह फैला दे रहा है, या धर्म को लेकर या जाति को लेकर जो है वो किसी प्रकार की टीका टिप्पणी की जा रही है, और आपको लगता है कि ये जो चैनल है, ठीक है ना, इस चैनल के द्वारा या इस सीरियल के द्वारा या इस कंटेंट के द्वारा जो है वो समाज में भेदभाव फैल रहा है, चाहे उस समाज में जो है वो महिलाओं के खिलाफ या किसी जाति विशेष के खिलाफ, किसी धर्म विशेष के खिलाफ किसी भी प्रकार का जो है वो उग्रवाद, मतलब कि एक तरह से उग्र माहौल बन रहा है, किसी भी प्रकार से अगर हम देखें तो विभेद हो रहा है, तो क्या किया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, प्रसारक को जो है एक लेटर लिख सकता है और प्रसारक को कह सकता है कि आप जो इस प्रकार के कंटेंट या इस प्रकार की जो वीडियो जो आप प्रसारित कर रहे हैं, इससे क्या है, समाज में जो है वो द्वेष और समाज में जो है वो घृणा की भावना फैल रही है, आप इसको तुरंत वहां से क्या कीजिए, निकालिए। ठीक है ना। तो अगर शिकायत प्रसारक को भेजा जाता है तो स्वनियमन यानी कि प्रसारक को सेल्फ क्या करना होगा, रेगुलेशन करना होगा, और 15 दिन के भीतर जो है उसका निपटारा करना होगा। ठीक है। और निपटारा करने के बाद जो भी शिकायत करता होगा उसको इन्फॉर्म भी करना होगा कि हमने आपके कंप्लेन पर जो है ये एक्शन लिया है, और अब आप बताइए कि इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या है या नहीं। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर है सभी को, लाइक शेयर करते रहिएगा। अच्छा 2 डिसलाइक भी आ गए, कोई बात नहीं। ठीक है ना, चलिए ठीक है ना। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिकायत निवारण प्रक्रिया के अलावा अगर तो यदि शिकायतकर्ता प्रसारक के जवाब से संतुष्ट नहीं है, मान लीजिए कि आप शिकायत करता है और आप जो है वो प्रसारक ने जो है वो आपको जवाब दिया कि देखिए हमने ये एक्शन लिया है, और आप मान लीजिए संतुष्ट नहीं है, तो शिकायत को टीवी चैनलों के द्वारा स्थापित स्व विनियमन निकाय के पास जो है वो भेजा जाएगा, और स्व नियामक निकाय के अपील प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर जो है वो अपील का जो है वो निपटारा करना होगा। ठीक है ना। यदि शिकायतकर्ता स्वनियामक निकाय के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है तो वह इस तरह के निर्णय के 15 दिनों के भीतर निगरानी तंत्र के तहत विचार करने के लिए केंद्र सरकार से क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, और इस प्रकार की अपीलों पर निगरानी तंत्र के तहत गठित अंतर विभागीय समिति के द्वारा जो है वो कार्यवाही जो है वो की जाएगी।
समिति की संरचना के बारे में बात करें तो ये जो समिति बनेगी इसकी अध्यक्षता जो है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के द्वारा जो है वो की जाएगी और विभिन्न मंत्रालय के जो सदस्य होंगे वो इस समिति में शामिल होंगे। तो आपको 3 लेवल जो है वो समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला न्यूज है दोस्तों आपका द हिंदू से लिया हुआ। द हिंदू से लिया हुआ न्यूज है लॉन्ग वेट फॉर अ डिप्टी स्पीकर फॉर लोकसभा। ठीक है ना, अब लोकसभा में आप देखेंगे कि डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो काफी दिनों से खाली है। पिछले यानी कि 2014 से ही अगर हम बात करें तो विपक्ष जो है वो इतना मजबूत ही नहीं है, या विपक्ष में सदस्यों की संख्या जो उतनी हुई नहीं है कि क्या करें कि एक डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो दे सकें, है ना। तो लोकसभा उपाध्यक्ष के पद की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो काफी लंबी प्रतीक्षा चल रही है। लोकसभा में जो है उपाध्यक्ष का जो पद है वो पिछले कई महीनों से अगर हम बात करें तो खाली चल रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचन नहीं करने के मुद्दे पर कहा है कि भैया अपना रुख स्पष्ट कीजिए, क्योंकि 830 दिन से, समझ रहे हैं आप लोग, 830 दिन से ये पद जो है वो खाली क्यों है। ठीक है ना, यानी कि कई वर्षों से अगर हम देखें तो मान लीजिए कि लगभग 3 साल के आसपास से जो ये पद है किसका, डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो खाली क्यों है। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 का कहीं ना कहीं उल्लंघन है। आर्टिकल 93 का जो है वो कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है, जिसमें लोकसभा में उपाध्यक्ष के पद के बारे में जो है वो चर्चा की गई है। ठीक है ना, तो ये पद क्यों खाली है इस पर जो है वो प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न का जवाब जो है वो केंद्र सरकार को देना है। लोकसभा उपाध्यक्ष जिसको कि हम डिप्टी स्पीकर कहते हैं, इसका पद जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 का जो है उल्लंघन है। लोकसभा उपाध्यक्ष के सदन के अध्यक्ष के समान जो है विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं और मृत्यु, बीमारी या किसी अन्य कारण से अगर अध्यक्ष की अनुपस्थिति होता है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष प्रशासनिक शक्तियों को क्या करता है, ग्रहण करता है। डिप्टी स्पीकर के निर्वाचन सदन का उत्तरदायित्व होता है कि वो डिप्टी स्पीकर का निर्वाचन करे, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में हम देखें कि जब से 2014 के बाद से 2019 और 2019 के बाद से जो ये वाला कार्यकाल आया है, इस कार्यकाल में हम क्या देख रहे हैं कि संसदीय परंपरा को ताक पर रखकर लोकसभा उपाध्यक्ष का पद जो है वो क्या किया गया है, सामान्यतः जो है वो जो खाली नहीं होता है, सामान्यतः माना जाता है कि विपक्षी दल का जो सदस्य होगा उसमें से जो है वो चुना जाएगा लोकसभा का उपाध्यक्ष का पद, लेकिन ये अभी तक इसका चुनाव नहीं हुआ है और डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो अभी तक खाली बना हुआ है। विपक्ष की अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने की जो ताकत है उसकी कमी और वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा उपाध्यक्ष पद हेतु उपयुक्त उम्मीदवार को नामित करने के प्रति जो उदासीन रवैया है वो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो जब सदन में कार्यवाही के लिए अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तो लोकसभा अध्यक्ष पैनल में शामिल एक सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। संविधान में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करने हेतु 10 सदस्यों की एक पैनल गठित करने का प्रावधान जो है वो किया गया है ना। लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में अगर डिप्टी स्पीकर के बारे में बात करें तो मैंने कहा कि इसका चर्चा जो है वो आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के निर्वाचन के प्रावधानों की चर्चा की गई है। लोकसभा उपाध्यक्ष का जो पद है वो संवैधानिक पद वास्तविक प्राधिकरण की अपेक्षा संसदीय लोकतंत्र का जो है प्रतीकात्मक जो है वो पद है। किसी व्यक्ति के उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर वो व्यक्ति जो है वो निष्पक्ष रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी पार्टी को छोड़ देगा, अपनी पार्टी का सदस्य होगा, उसको अपनी राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा नहीं देना है, लेकिन क्या होना है, उसको निष्पक्ष होना है। अगर हम लोकसभा के उपाध्यक्ष के भूमिका या उसके कार्यों के बारे में बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष की मान लीजिए कि कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी बीमार है या कभी अवकाश है या कभी लोकसभा के अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है, किसी भी प्रकार से अगर वो अनुपस्थित होता है तो उपाध्यक्ष जो है वो पीठासीन अध्यक्ष के रूप में जो है वो कार्य का निर्वहन करेगा। इसके निर्वाचन के बारे में बात करें तो दोस्तों आम चुनाव के बाद लोकसभा की जो पहली बैठक होती है, ठीक है ना, उसमें लोकसभा के सदस्यों के मध्य से उपसभापति का चुनाव होता है और संसद की बनी हुई परस्पर सहमति के अनुसार उपाध्यक्ष का पद विपक्षी दल के किसी नेता को दिया जाता है। लेकिन 2019 के बाद जब नई सरकार गठन हुई तो अभी तक जो है ये पद जो है वो खाली देखा जा रहा है और इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो है वो केंद्र सरकार से पूछा है कि भाई ये पद क्यों अभी तक खाली है ना, बताइए ना, आपको कोई कुछ नहीं मिल रहा या आप उदासीन हैं, आप चाहते ही नहीं है कि कोई उपाध्यक्ष का पद जो है वो धारण करे, ठीक है ना। अब लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद त्याग और कार्यकाल के बारे में बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष के भांति उपाध्यक्ष भी सदन के जीवन पर्यंत पद जो है वो धारण करता है और वो 3 स्थितियों में जो है अपना पद त्याग कर सकता है। सबसे पहला, उसके सदन के सदस्य ना रहने पर वो पद त्याग कर सकता है।
अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित वो त्यागपत्र के द्वारा जो है वो हट सकता है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के द्वारा अगर कोई संकल्प पारित करके उसको हटाया जाता है तो उसको अपने पद से हटना पड़ता है। लेकिन आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोई भी प्रस्ताव पारित करने के 14 दिन पहले जो है उसको सूचना देना पड़ेगा कि आप जो है, ठीक है ना, किस पद से जो है आप हट जाइए। ठीक है, शोन गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो फटाफट शेयर भी कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कि सभी जो हैं वो क्लासेस को देख सके। तो दो टॉपिक पे हमने चर्चा की। तीसरा टॉपिक है दोस्तों द हिंदू से लिया हुआ टॉपिक है, न्यूज है, विल्ड विजिटर बिगन्स रीचिंग पुलिकट लेक। पुलिकट लेक यानी कि उड़ीसा की कर रहे हैं हम, और सॉरी माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो पुलिकट लेक है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पुलिकट झील में प्रवासी पक्षियों का जो है वह आगमन होने लगा है। भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित पुलिकट झील पर प्रति वर्ष आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या जो है उसमें वृद्धि होने लगी है। और ये जो वृद्धि देखा जा रहा है ये आपका सकारात्मक गतिविधि का प्रमुख कारण है कि आसपास के क्षेत्रों में जलाशय के भंडारण के स्तर में जो है वृद्धि हो रही है, जिसके कारण हम क्या देख रहे हैं कि प्रवासी पक्षी, आपके स्क्रीन पर ये प्रवासी पक्षी जो है वो दिख रहे होंगे, साइबेरियन पक्षी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ठीक है ना। तो पुलिकट झील ओडिशा में स्थित चिल्का झील के बाद दूसरा जो है वो सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, और ग्ले फ्लेमिंगो और पेलिकन जैसे प्रसिद्ध प्रवासी पक्षी हर साल पुलिकट झील में जो है नजर आते हैं। इस झील के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात करें दोस्तों तो ये दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं के दोनों से यहाँ वर्षा होती है। और झील के समीप अगर हम बात करें तो नीला पट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है एक प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है। इस झील में ब्लैक हेडेड आइबिस, एशियन ओपनबिल, ब्लैक क्राउन नाइट हेरॉन और लिटिल कॉमरेंट जैसे पक्षी जो है वो पाए जाते हैं। अभ्यारण्य में हर वर्ष आने वाले अन्य प्रवासी पक्षियों में उत्तरी पिनटेल, कॉमन टेल, लिटिल ग्रीबे, यूरेशियन कुट, भारतीय स्पॉट बिल्ड, बतख, ग्रे हेरॉन, ओरिएंटल डॉटर, ब्लैक विंड सेल्ट, गार्गनी और गढ़वाल आदि जैसे पक्षी जो है हमें देखने को मिलते हैं। पुलिकट झील क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो इसके पास बैरिंगटनिया और बबूल नीलोटिका जैसे वनस्पति प्रजातियों की उपस्थिति जो है इसे स्पॉट बिल्ड पेलिकन के लिए एक आदर्श प्रजनन स्थल के जो है की स्थिति जो है वो उत्पन्न कराती है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुलिकट झील और नीलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है उसके बारे में बात करें तो नीलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य के बारे में बात करें दोस्तों तो ये अभ्यारण्य सैकड़ों पेलिकन और अन्य पक्षियों के लिए सबसे बड़े आवासों में से एक माना जाता है। नीलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर अवस्थित पुलिकट झील के लगभग अगर हम बात करें तो 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, और ये लगभग 459 हेक्टेयर में जो है 459 हेक्टेयर में जो है वो फैला हुआ है। पुलिकट झील के बारे में हम बात करें दोस्तों तो हमने कहा जैसे कि चिल्का झील जो कि खारे पानी का झील है, उसके बाद जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा खारा पानी का झील या लैगून है, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित यह झील जो है वो 96% से अधिक आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य इस झील में जो है अवस्थित है, और साथ में ही श्री हरिकोटा का बैरियर द्वीप पुलिकट झील के बंगाल की खाड़ी से क्या करता है, अलग करता है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो हम कह सकते हैं कि ये लैगून दक्षिण किनारों में अरुणी नदी और उत्तर पश्चिम किनारों में कलंगी नदी सहित कुछ अन्य छोटी नदियां जो हैं वो का जो पानी है वो इस झील से प्रवाहित होता है। बघिंगम नहम और नौगम्य चैनल पुलिकट झील के पश्चिम किनारे पे लैगून का एक भाग है। पुलिकट और नीलापट्टू में अगर हम बात करें तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है वो हर वर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज है आप सभी के स्क्रीन पर दोस्तों की जो आपको दिख रहा होगा, द हिंदू से लिया हुआ न्यूज है नो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी कोटा फॉर एनआरआईज फॉर नीट का एग्जाम आप जान ही रहे हैं, मेडिकल का जो एग्जाम है इससे संबंधित है। तो नीट में भाग लेने वाले गैर निवासी भारतीयों को एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण जो है वो नहीं दिया जाएगा, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो है अभी स्पष्टीकरण किया गया है। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी मात्र किसी एक आरक्षण श्रेणी के जो है हकदार होंगे, वो सभी प्रकार के आरक्षण नहीं ले पाएंगे, ऐसा कहा गया है। चलिए हम देखते हैं द हिंदू की कटिंग आपके स्क्रीन पर है। हु इज अ नॉन रेसिडेंट, सबसे पहले तो हम जाने कि भैया नॉन रेसिडेंट है क्या, कौन है, किसको नॉन रेसिडेंट कहा जाता है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ।
ठीक है, तो नॉन रेसिडेंट किसे कहें? The number of days stayed in India determines residential status for the income tax purpose. पहला। दूसरा, a resident of India is an individual who stay in the country for at least 182 days in a fiscal year or at least 60 days in a fiscal with 365 days or more during the previous 4 years. ठीक है। तीसरा, if an individual who is also an Indian citizen takes up employment abroad, the period of 60 days is replaced by 182 days. If a person is not a tax resident of India, he is a non-resident. ठीक है ना, तो ये नॉन रेसिडेंट के बारे में बताया गया कि किसको नॉन रेसिडेंट कहा जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके फटाक से एक बार शेयर कर दीजिए कि आगे के लिए आप लोग को ये ध्यान में रहेगा। और कैसी लग रही है क्लास बताते चलिए, शेयर भी करते रहिए सभी अपने फ्रेंड्स के साथ, कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा पाए, है ना। सभी के साथ शेयर करते रहिए। कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा पाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। चले देखें, तो संबंधित इसके बारे में हम बात करें, इसके बारे में बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के अनिवासी भारतीयों को, छात्रों को आगामी जो नेट परीक्षा में उसमें आरक्षण लाभ प्रदान नहीं करने की बात की गई है। और आकांक्षी जो भी एनआरआई है जो कि इस एग्जाम में बैठने चाहते हैं, कि उनके अनुसार राष्ट्रीयता के रूप में भारतीय चुनने के बाद उन्हें केंद्रीय राज्य और डिम्ड संस्थानों में एनआरआई कोटे में के तहत जो है सीटों से वंचित कर दिया जाता है। ठीक है ना। वर्गीकरण की पद्धति उनके पास भारतीय नागरिकता होने के बाद भी अनिवासी भारतीयों के खिलाफ भेदभाव करती है। अब हम ये कहेंगे कि भैया अनिवासी भारतीय किसे माना जाता है। तो नीट की परीक्षा के बारे में, ठीक है ना, तो नीट की परीक्षा के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय पात्रता, ठीक है ना, अनिवासी भारतीय किसे माना जाता है, इसके लिए हमने ये चार्ट के माध्यम से आपको समझाया कि किसे हम अनिवासी भारतीय माने। ठीक है ना, इस चार्ट के माध्यम से जो है हमने आपको बताया है। अब हम नीट की परीक्षा के बारे में जाने कि ये नीट की परीक्षा होती क्या है। तो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा जो है भारतीय मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम के अध्ययन करने के लिए जो भी परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए जो है एक नेशनल टेस्टिंग आयोजन एजेंसी के द्वारा जो है परीक्षा का आयोजन किया जाता है। कुल मिला के जैसे पहले पीएमटी उमटी होता था एग्जाम, तो इसको क्या किया गया, कंबाइंड एग्जाम जो है वो नीट की परीक्षा जो है वो कर दी गई। दोस्तों इस समय आप जुड़े हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से। अगर आप जिस पे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड, ठीक है ना, लाइव सेशन जो है और रिकॉर्डेड सेशन जो है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा जो है वो एसेस करने को मिलेगा। करना क्या दोस्तों, इसके लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप अपने मोबाइल पे जो है वो डाउनलोड कीजिए। और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आप क्या कीजिए कि जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको ऑप्शन आएगा गेट स्टार्ट, आपका स्क्रीन जो है वो ऐसा ब्लू हो जाएगा। आपको अपने मोबाइल नंबर से इसे रजिस्टर्ड करना है और आपको अपना गोल जो है वो चूज करना है। ठीक है ना, आप जो भी आपका गोल है उस गोल को आप चूज कीजिए। और गोल को चूज करने के बाद जैसे कि यहाँ मैं बात करूँ तो मान लीजिए आपका गोल अगर यूपीपीएससी है, ठीक है ना, तो आप यूपीपीएससी गोल जो है चूज कीजिए। यूपीपीएससी गोल चूज करने के बाद आप क्या कीजिए कि आप मुझे सर्च कर लीजिए, या ठीक है ना, आप क्या कीजिए मुझे सर्च कर लीजिए। जैसे कि आप मेरी क्लासेस देखना चाह रहे हैं या मेरी जो भी क्लासेस है तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं अनूप उपाध्याय नाम से, और सर्च करके आप क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, है ना। सर्च करके क्या कर लीजिए, आप सर्च कर लीजिए और सर्च करके आप फॉलो कर लीजिए, है ना। और आपको एक कोड याद रखना है, जैसे कि मेरा कोड जो है वो अनूप 10 है, इस कोड को आप याद रखिएगा। इस कोड का यूज आप जो है अगर जैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी इस कोड का यूज कर सकते हैं, या इस कोड का यूज जो है आप जो भी फ्री क्लासेस देखने के लिए भी आप इस कोड का यूज कर सकते हैं। कोड ध्यान रखिएगा अनूप 10 और मुझे सर्च करके फॉलो कर लीजिए, है ना। अनअकैडमी के एडवांटेज के बारे में बात करें दोस्तों तो आपको जैसे मैंने कोड बताया तो इससे आप जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सभी की क्लासेस जो है आप देख सकते हैं। और एडवांटेज के बारे में बात करें
तो एनी टाइम एनीवेयर आपको लाइव और रिकॉर्डेड सेशन जो है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखने को मिलेगा। अपॉर्चुनिटी है आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर और इन्फ्लुएंसर से जुड़ने की। मल्टीपल और कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज जो आप एसेस कर सकते हैं। एकेडमिक कैलेंडर आपका निर्धारित कर दिया जाएगा। वर्कशॉप, स्टडी सेशन और मास्टर क्लासेस आप देख सकते हैं। अनलिमिटेड क्विजेस आपको मिलेगा। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा। मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन जो है वो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। बैच कोर्सेज के बारे में बात करें दोस्तों तो यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल का ये बैच कोर्स आपको दिख रहा है, इस कोर्स का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा 31 अगस्त से ये कंप्लीट क्रैश कोर्स यूपीएसआई का, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। 1 सितंबर से जो है वो 12 महीने की प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोर्स स्टार्ट हुआ और फाउंडेशन, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अभ्यास के नाम से यूपीपीएससी प्रीलिम्स सीसेट कोर्स है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी का प्राइस जो है वो बहुत जल्दी ही हाइक होने वाला, बहुत जल्दी ही प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है। कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, तो लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्सपायर हो चुका है, वो रिन्यू करना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, न्यू मोबाइल नंबर का यूज कीजिएगा। पुराने मोबाइल नंबर से आप सब्सक्रिप्शन की तरफ मत जाइएगा। न्यू मोबाइल नंबर और न्यू ईमेल आईडी एक क्रिएट कर लीजिएगा। न्यू ईमेल आईडी और न्यू मोबाइल नंबर का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, आप सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो यूपीपीएससी अपर, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, लेखपाल भी और ऑप्शनल कोर्स का आपको लाभ मिलेगा सब्सक्रिप्शन से। यानी कि यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये सारे कोर्सेज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के सब्सक्रिप्शन की जो फी के बारे में बात करें, जहां आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ मिलेंगे, लाइव मॉक टेस्ट वीडियोस हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स की आप क्लास कर सकते हैं, डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हैं। इसकी फी के बारे में बात करें तो 24 महीने की फी जो है वो 8,400 है, अभी अभी बढ़ा नहीं है लेकिन बढ़ने वाला है। 12 महीने की फी जो है वो 7,000 रुपये है। 6 महीने की फी जो है वो 5,600 है। 3 महीने की फी वो 3,500 है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे, कोड क्या यूज करना है, कोड यूज करना है अनुप10। तो जैसे ही आप अनुप10 कोड यूज करते हो तो 24 महीने की फी जो है वो आपकी 7,560 हो जाती है। 12 महीने की फी 6,300 हो जाती है। 6 महीने की फी 5,040 हो जाती है और 3 महीने की फी 3,150 हो जाता है। आपको ये 10% जो है वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अनुराग सैनी, गुड मॉर्निंग, ठीक है। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है जिसमें आप घर बैठे बैठे बिहार और यूपी की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, जिसमें आपको यूपी और बिहार के टॉप एजुकेटर्स की क्लास जो है, लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। टेस्ट सीरीज आप कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, आपको अनलिमिटेड एक्सेस करने का मौका मिलेगा। जिसमें 6 महीने की फी जो है दोस्तों वो 7,960 रुपये है, 6 महीने की फी, ठीक है ना, फॉर 6 मंथ्स। 12 महीने की फी जो है वो 10,620 रुपये है, वो 12 मंथ्स। और 24 महीने की फी 14,620 रुपये है फॉर 24 मंथ्स, ठीक है ना। लेकिन इन तीनों फी में भी अगर हम बात करें तो जैसे ही आप कोड यूज करोगे अनुप10, वैसे ही आपको यहाँ पे 10% का ऑफ मिलेगा। तो जिनको यूपी और बिहार दोनों का कंबाइंड तैयारी करना है वो आप इस कोड के साथ जो है वो चल सकते हैं। बक्स बाउंड्री है दोस्तों, अगर आपको अपॉर्चुनिटी है सभी लर्नर्स को कि अगर आपको लगता है कि किसी भी एजुकेटर की क्लास में, किसी वीडियो में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। और आप अपने क्लेम करने से जो है आपको प्राइज मिल सकता है। तो आप क्या कीजिए, ठीक, इसके लिए फिर क्लासेस तो देखना पड़ेगा। क्लासेस देखिए और जहां आपको लगे कि यहाँ कुछ कंटेंट गलत पढ़ाया जा रहा है तो वहां आप कंप्लेन कीजिए, ठीक है। ज्वाइन फ्री स्पेशल सेशंस के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो स्पेशल सेशंस हैं आपके लिए अनअकैडमी पर, इसको आप लोग लाभ उठा सकते हैं। जिसमें कि मेरा स्पेशल सेशन रात को 9 बजे चल रहा है, जिसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। तो रोज रात को 9 बजे आप स्पेशल सेशन पे जुड़ सकते हैं। स्पेशल सेशंस की बात करें जो आपको अनअकैडमी के ऐप पर मिलेगा, उसके लिए क्या करना होगा मैंने फिर से आपको बताया है, फिर से बता देता हूँ कि अनूप उपाध्याय नाम से आप मुझे सर्च कर लीजिए अनअकैडमी के ऐप पर और सर्च करके फॉलो कर लीजिए, जिससे कि सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिले। और जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप कोई भी क्लासेज जो है, अपकमिंग कोर्सेज जो है, उसको वो आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा, आपका मिस ना हो। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है दोस्तों, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को ऑन टाइम पूछ सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पोल्स हैं, तो जिसमें पोल्स के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपकी रैंकिंग क्या है। रेज हैंड है, आप अपने हाथ को उठा के जो है आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। आप ऑडियो चैटिंग कर सकते हैं, जैसे आप फोन पे बात करते हैं वैसे आप फोन पे आप क्या कर सकते हैं, ऑडियो चैटिंग कर सकते हैं। आपकी बातों को मैं सुनूंगा, मेरे जवाबों को आप सुनेंगे, है ना, और साथ में जितने स्टूडेंट्स हैं वो भी सब सुनेंगे, तो आपके डाउट्स जो क्लियर होते रहेंगे।
नोट्स जो है उसका आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, है ना। एनी टाइम एनी वेयर आप क्लासेस कर सकते हो, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है अपने घर पे रहो, ठीक है, कहीं भी आप कभी भी क्लासेस कर सकते हो। चलिए अगला जो टॉपिक है आपके स्क्रीन पर द हिंदू से लिया हुआ टॉपिक है। आइए द हिंदू के इस टॉपिक पर हम देखें क्या है टॉपिक। श्रीलंका श्रीलंका डिक्लेयर्स इकोनॉमिक इमरजेंसी टू कंटेन फूड प्राइसेस एज फॉरेक्स क्राइसिस। फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना, फॉरेक्स प्राइसेस वोर्सन, ठीक है ना। तो इस पर हम बात करते हैं। तो खाद्य कीमतों की जिस प्रकार से प्राइस बढ़ रहा है, श्रीलंका ने क्या किया है कि आर्थिक आपातकाल जो है वो घोषित कर दिया है खाद्य कीमतों को लेकर, ठीक है। तो हाल फिलहाल की बात करें तो श्रीलंका में देश के आधारिक आधिकारिक मुद्रा की कीमत में भारी गिरावट है और इसकी वजह से खाद्य कीमतों में जो है वो तीव्र वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है ना। और इस मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अगर हम देखें तो श्रीलंका सरकार में जो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या किया है कि देश में आर्थिक आपातकाल यानी कि इकोनॉमिक इमरजेंसी की घोषणा कर दी है, ठीक है ना। तो समझिए कि स्थिति किस प्रकार से खराब है और ये कोरोना के बाद की स्थिति है। कोरोना के बाद इस प्रकार की स्थिति जो है वो देखने को मिली है। ये ग्लोबल इन्फ्लेशन आपको दिख रहा है, वैश्विक जो है वो इन्फ्लेशन दिख रहा है, जिसमें हम 5 देशों की तुलना कर रहे हैं। पहले नंबर पे है आपका इंडिया, दूसरे नंबर पे है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तीसरे नंबर पे है आपका चाइना, चौथे नंबर पे है आपका रशिया और पांचवें नंबर पे है ब्राजील, ठीक है ना। इंडिया टुडे ग्रुप का जो है ये चार्ट लिया गया, थोड़ा सा इस स्क्रीन को इस मैप को बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। ये जनवरी 2021 से लेकर मई 2021 के 5 महीनों का जो है वो आकलन किया गया है, ठीक है ना। अगर आप इस पे देखेंगे इंडिया का, अगर हम देखें तो जनवरी पे अगर हम इन्फ्लेशन रेट देखें तो हमें 4 के आसपास दिख रहा है, 4% के आसपास दिख रहा है, ठीक है ना। फरवरी में अगर हम देखें तो 5% दिख रहा है, मार्च में हम देखें तो 5.5% के हिसाब से इन्फ्लेशन रेट दिख रहा है। अप्रैल में थोड़ी सी स्थिति जो है वो ठीक हुई थी, लेकिन अगर वही मई में देखें तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो हमें कितना दिख रहा है, 6.25% के आसपास दिख रहा है भारत का। यानी कि भारत में जो मुद्रास्फीति हमें देखने को मिल रही है, इस प्रकार की मुद्रास्फीति हमें 5 जो है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद क्लास के बाद इसको शेयर कर दीजिएगा आप लोग, या अभी शेयर कर दीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ये इन्फ्लेशन रेट आपको दिख रहा है किसका, भारत का, ठीक है। ये ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट है। यूएसए का देखिए दोस्तों, तो जनवरी में यूएसए में जो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन रेट था वो 1% के आसपास था, ठीक है ना। फरवरी में हम देखें तो 1.25% के आसपास था। मार्च में हम देखें तो 2% से ऊपर 2.25% के आसपास इन्फ्लेशन रेट हो गया, है ना। अप्रैल में देखें तो 4% से ऊपर इन्फ्लेशन रेट हो गया, और वही अगर हम मई में अगर हम देख रहे हैं तो 5% के आसपास इन्फ्लेशन रेट दिख रहा है। लेकिन भारत की तुलना में यूएसए की स्थिति जो है मुद्रास्फीति में हमें क्या देखने को मिल रही है, वो ठीक देखने को मिल रही है। चाइना में हम आ जा रहे हैं दोस्तों। चाइना की स्थिति आप देखिए कि चाइना की स्थिति जो है वो नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट यानी कि मुद्रास्फीति जो है वो नकारात्मक रूप से बढ़ रहा था। मतलब कि इनकी स्थिति जो है, जब पूरा विश्व जो है वो मुद्रास्फीति से परेशान था, तो चाइना जो है वो वहां का जो मुद्रास्फीति है वो काफी कंट्रोल था, है ना। तो चाइना में हम देखें तो नेगेटिव आपका 1, ठीक है, जनवरी फरवरी का छोड़ दे, ठीक है। मार्च में हम आते हैं तो मात्र 0.25% के आसपास जो है इन्फ्लेशन रेट था। अप्रैल में आते हैं तो 1% से कम मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन रेट था, और मई में हम आते हैं तो 1% से थोड़ा ऊपर था। तो अगर हम अभी तक जो बात करें भारत, यूएसए और चाइना की, तो उसमें चाइना की स्थिति जो है वो तीनों में ठीक दिख रही है। रशिया का इन्फ्लेशन रेट देखें दोस्तों, तो रशिया का इन्फ्लेशन रेट आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो जनवरी में 5% से ऊपर था। फरवरी में जो है वो 6% के आसपास था, लेकिन 6% से नीचे था। मार्च में हम देखें तो 6% के काफी करीब था। अप्रैल में हम देखें तो फिर से फरवरी से थोड़ी सी कंडीशन ठीक हुई थी, लेकिन फिर भी 5.5% से ऊपर था। और मई में अगर हम देखें तो 6% से ऊपर था, ठीक है ना। तो इंडिया का हमने इन्फ्लेशन रेट मई में देखा तो 6%, 6.25% था, वहीं रशिया का 6%। ब्राजील की स्थिति देखें तो ब्राजील की स्थिति जो है और भी ज्यादा हमें खराब दिख रही है। ब्राजील की स्थिति आपको इस मैप के माध्यम से देखें तो ब्राजील की स्थिति देखें तो जनवरी में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 4.5% था। फरवरी में अगर हम देखें तो 5.25% था। मार्च में अगर हम देख रहे हैं तो 6% से ऊपर था। अप्रैल में अगर हम देख रहे हैं तो 6.25% के आसपास था। और
अगर हम मई में देख रहे हैं तो 8% के आसपास इन्फ्लेशन रेट आपको दिख रहा है। तो ये वैश्विक इन्फ्लेशन रेट आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो मुद्रास्फीति जो हम कह रहे हैं ना कि महंगाई बढ़ रही है या चीजें महंगी हो रही हैं, ये केवल हमारे भारत में नहीं दोस्तों, कोरोना के कारण जो है, या वैक्सीन ऑप्टिमिज्म, या कमोडिटी प्राइस जो बूम हो रहा है, जो इन्फ्लेशन ग्लोबली बढ़ रहा है, ठीक है ना, उसके कारण कोरोना था ही, साथ में जो वैश्विक मांग है या उत्पादन में कमी है, ये कई सारी ऐसी समस्याएं जिसके चलते हम क्या देख रहे हैं कि वैश्विक उत्पादन जो वो काफी बढ़ रहा है। फिर प्रश्न ये उठता है कि चीन की स्थिति क्यों अच्छी बनी रही है, चीन में मुद्रास्फीति क्यों नहीं हो रही है। बहुत सारे कारण हो सकता है चीन में मुद्रास्फीति हो, तो वहां से जो है, क्योंकि चीन आपको पता है कि जो है वहाँ बहुत सारे समाचार जो है वो दबे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम नहीं जान पाते हैं चीन के बारे में। तो हो सकता है एक वो कारण हो, या दूसरा कारण है कि वो, आपको पता ही है बीमारी किसके द्वारा लाई गई है, कौन देश है जो कि इस बीमारी के लिए जिम्मेदार है। तो इस पर ज़्यादा बात करना भी जो है, आप समझ ही रहे, समझदार है, ठीक है। तो जो ये निर्णय लिया गया, हम श्रीलंका के बारे में हम बात कर रहे हैं, श्रीलंका में जो ये निर्णय लिया गया, इकोनॉमिक इमरजेंसी के बारे में बात किया गया, तो नवंबर 2019 के बाद से श्रीलंका की जो रुपए है उसमें हम भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। लगभग 20% के आसपास जो है वो रुपए में हमें, रुपए की कीमत में हमें श्रीलंका में गिरावट देखने को मिल रहा है। महामारी के कारण जो उच्च वैश्विक बाजार मूल्य है, उसमें भी हम देखें तो आवश्यक कीमतों, जो वस्तुएं थी उनकी कीमतों में भी बहुत तेजी गति से वृद्धि हुई है। व्यापारियों के द्वारा जो है अब कीमतों की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो व्यापारी जो है वो काला बाजारी शुरू कर देते हैं। भारत में भी आप देखते हैं कि कीमतों की वृद्धि के पीछे जो है एक बहुत बड़ा कारण जो है, वो कारण क्या होता है, काला बाजारी है, ठीक है ना। तो श्रीलंका में व्यापारियों ने जो है वो काला बाजारी, जमाखोरी जो है वो शुरू कर दी थी, और श्रीलंका को वित्तीय संकट से निपटने के लिए एक ही रास्ता मिला था। वो रास्ता क्या मिला था कि आपातकाल की घोषणा कर दी जाए, और इस आपातकाल के माध्यम से जो है वो स्थिति को संभालने की कोशिश की जाए। पर्यटन के बारे में अगर हम बात करें, जो कि श्रीलंका का सबसे प्रमुख उद्योग है, कोरोना के काल हमने देखे कि पर्यटन जो है इस महामारी में जो हमने देखा कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगा, और इससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो लगभग 3.6% का जो है वो गिरावट हमें देखने को मिला। अब ये आर्थिक आपातकाल जो श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा जो लगाया गया है, उसके परिणाम क्या हुए। तो आर्थिक आपातकाल की घोषणा के बाद श्रीलंका सरकार को व्यापारियों के द्वारा जो आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर जो प्रतिबंध लगाया गया, और आवश्यक वस्तुओं की सरकार के द्वारा निर्धारित जो कीमतें थी उस पर बिक्री जो है वो सुनिश्चित, एक रेट डिसाइड कर दिया कि भैया इससे महंगा आप नहीं बेच सकते, ठीक है। तो एक सुनिश्चित रेट जब किया गया तो इससे क्या हुआ, जमाखोरी जो है वो कम हुई, है ना, और उपयोगी वस्तुओं के अंतर्गत उसके अंदर डाल दिया गया, ठीक है। तो सरकार की जो ये घोषणा की गई, ठीक है ना, इससे व्यापारियों के द्वारा राज्य को देय आयात शुल्क वसूलने में क्या हो गई, मदद मिल गई, ठीक है ना। मुद्रास्फीति और महामारी के संबंधों के बारे में बात करें तो मुद्रास्फीति के बारे में बात करें तो एक निश्चित अवधि के दौरान, मुद्रास्फीति क्या है, एक निश्चित अवधि के दौरान जो है वो कीमतों में होने वाली वृद्धि की दर होती है। और कई देशों में हमने क्या देखा कि महामारी के चपेट आने के बाद कई सारे देश, अभी हमने चार्ट के माध्यम से हमने किसके किस देश को बारे में देखा, हमने इंडिया का देखा, यूएसए का देखा, ब्राजील का देखा, रशिया का देखा और चाइना का देखा। इन सारे देशों का हमने अभी चार्ट के माध्यम से देखा, और हमने देखा कि सभी जगह, चाइना को छोड़ दें तो बाकी सारे जगह पे हमने क्या देखा कि कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी है महामारी के कारण। और महामारी के कारण हमने देखा कि जो मुद्रास्फीति जो है, कीमतों में जो वृद्धि है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। और उसके कारण क्या है, जब वैश्विक स्तर पर हमने देखा था कि सामानों का आवाजाही काफी दिनों तक कई देशों के बीच में बंद हो गया था, परिवहन तो बंद ही था, व्यापार में भी हमने देखा कि काफी रोक लग गई थी। तो आपूर्ति और मांग के बीच में, यानी कि डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप ज्यादा बढ़ गया, यानी कि डिमांड ज्यादा था, सप्लाई कम था, तो क्या हुआ, आपका मुद्रास्फीति जो है वो देखने को मिली, कीमतों में जो वृद्धि है वो देखने को हमें मिली है। मुद्रास्फीति में जो और भी कारण है, उसमें कारण आप देख रहे हो पश्चिमी देशों में, पश्चिमी आपके जो एशिया देशों में जो हालात जो आपको बने हुए हैं वो भी आप देख रहे हैं। अमेरिका का जिस प्रकार से ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना है वो भी आप देख रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके चलते आपके पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आपको वृद्धि देखने को मिल रहा है। और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जब वृद्धि होगा तो उत्पादन लागत तो आपका बढ़ ही जाएगा। इसके अलावा श्रम बाजार में हम क्या देख रहे हैं, अस्थिरता देखने को मिल रही है। व्यापार में सामान्य प्रचलन में क्या हो रही है, बाधा हो रही है। इसके अलावा विशेष रूप से लॉकडाउन लगने के कारण क्या है कि लोग जो है वो बहुत सारे सामानों को जो है होर्डिंग शुरू कर दिए, जमाखोरी शुरू कर दिए। इससे जो है कि जमाखोरी करने के चलते जो है वो भी रेटों में जो है वो वृद्धि होने को हमें देखने को मिली, ठीक है ना। बाजार में जो जमाखोरी जो बढ़ी है इसके चलते आप देख रहे थे ना, आप खुद ही
वो कीजिए कि कल से मार्केट बंद हो जाएंगे, कल से कुछ नहीं मिलेगा, इसके चलते क्या होगा, आप होर्डिंग कर रहे थे, जहां आपके घर में 10 किलो आटा चाहिए था आप 1 कुंटल आटा रख लेते थे, जहां 10 किलो चीनी में काम बन जाएगा वहां 20 किलो चीनी आप यूज करते थे, है ना। तो सब कुछ का आप क्या कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, और इस इकट्ठा करने पे हम क्या देख रहे थे कि मुंह मांगा रेट भी देने को सब तैयार हो गए थे। तो ये जमाखोरी है, और इस जमाखोरी के कारण हम क्या देख रहे थे कि रेट जो है वो काफी तेजी से जो है वो ऊपर बढ़ रहे थे। वैश्विक कीमतों में वृद्धि की वजह से अधिक कीमतों में मिलने की संभावना के कारण उत्पादों को अधिक वैश्विक बाजारों में मोड़ा जा रहा था, जिससे घरेलू बाजार में उत्पादों में कमी जो है वो पैदा हो रही थी, है ना। तो ये कारण थे। इसके अलावा कारणों पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो अनियमित वर्षा जो है, वर्षा का जो सही से ना होने पर, केवल हम भारत की बात ना कर रहे हैं, हम पूरे वैश्विक स्थिति की, हम वैश्विक स्तर पे बात करें तो अनियमित वर्षा का जो प्रतिरूप था वो भी काफी सारे देशों में जो है वो मुद्रास्फीति, यानी कि वर्षा अगर सही से नहीं होगा तो क्या होगा, फसलों का उत्पादन नहीं होगा, और फसलों का उत्पादन नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये भी हम क्या देखेंगे, अमित शर्मा नमस्कार, तो ये भी हम क्या देखेंगे कि ये भी हमें मुद्रास्फीति के कारण है। अब ये मुद्रास्फीति के जो कारण बन रहे हैं, इसको रोकने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला उचित उपाय क्या है कि जमाखोरी के ऊपर हम क्या करें, नियंत्रण करें, और नियंत्रण करने के साथ साथ जो है हम आवश्यक वस्तुओं की एक श्रेणी निर्धारित करें। आपको याद होगा दोस्तों कि जब भारत में लॉकडाउन लग रहा था तो उसमें काफी सारी वस्तुओं को, जिसकी जमाखोरी बढ़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए थे, उसको आवश्यक वस्तु विनिमय के अंतर्गत जो है वो उसको रख दिया गया था, जिससे कि इस वस्तुओं का एक निर्धारक रेट रख दिया गया था, इससे ज्यादा में उस वस्तुओं को बाजार में नहीं बेचा जा सकता। तो कीमतों में भारी वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण तंत्र की निगरानी करने की बात की जा सकती है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मुद्रास्फीति को रोक सकते हैं, कीमतों की वृद्धि को रोक सकते हैं, और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए सरकारी स्टॉक जो है वो बढ़ाया जाए, और सरकारी स्टॉकों की बिक्री के माध्यम से बाजार में क्या किया जाए, हस्तक्षेप कर दिया। अगर देखा जाए बाजार में कि ये वस्तु जो है वो कम है और उस वस्तु के चलते जो है उसका रेट बढ़ रहा है, तो सरकार क्या करे कि अपने पास से जो है उस स्टॉक को क्या करे, बाजार में ला दे। और उसका जैसे कि दाल के रेट, आपको याद होगा कि दाल के रेट काफी तेज, बीच में आपने देखा था तेल के रेट, चाहे वो सरसों तेल हो, चाहे आपके मूंगफली के रिफाइंड ऑयल हो, चाहे आपका मस्टर्ड ऑयल हो, उसके रेट बहुत तेजी से 200 से ऊपर 250 रुपए लीटर तक पहुंच गए थे, ठीक है ना। तो सरकार ने क्या किया कि रेट को कम करने का कोशिश किया, ठीक है ना। दालों के रेट आपने देखा था बहुत तेज गति से बढ़ गए थे, है ना। तो सरकार क्या करेगी, उसके पास जो भी स्टॉक है। दूसरा, पेट्रोलियम को क्या किया जाए, जीएसटी के दायरे में लाया जाए, इससे उत्पाद पर वर्तमान पर लगाए गए जो कर है उसकी बहुलता में कमी होगी। वैक्सीन कवरेज में सुधार किया जाए ताकि आने वाले समय में बाजार में न्यूनतम व्यवधान जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। अब सभी को वैक्सीनेशन जब लगेगा तो क्या होगा, जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं तीसरी लहर के दरवाजे पे खड़ा हुआ है भारत, ऐसा सभी समाचार पत्र जो है वो लिख रहा है कि भारत जो है तीसरी लहर पे है। आज के समाचार पत्रों को अगर आप पढ़ोगे तो इसमें देखोगे कि उत्तर प्रदेश की केवल अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से वायरल बहुत तेजी से फैल रहा है, और वायरल के सारे सिम्टम्स वही सिम्टम्स है जो कोरोना के सिम्टम्स थे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या किया है कि उन्होंने ये कहा है कि जितने भी कोरोना बेडेड थे उसको क्या किया जाए, वायरल और डेंगू से जो भी पीड़ित हो रहे हैं उनको वो सारे बेड जो है वो उपलब्ध कराया जाए, और साथ में जितने भी लोग वायरल से ग्रसित हो रहे हैं उन सभी का आरटीपीसीआर किया जाए, और आरटीपीसीआर करने के बाद कुछ नमूने को पुणे भेजा जाए। और पुणे इसलिए भेजा जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिस कोरोना को ये समझ रहे हैं कि कोरोना समाप्त हो चुका है, वो कोरोना अपने रूप में कुछ परिवर्तित करके फिर से तो नहीं हो गया, क्योंकि अचानक इतनी तेजी से उत्तर प्रदेश में जो डेंगू, मलेरिया या वायरल का तेजी से प्रसार हो रहा है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप फर्रुखाबाद और आसपास के जिलों में आप देखेंगे जिस प्रकार से वायरल से लोग मर रहे हैं, ये भी एक समस्या बनी हुई है किस चीज की, कि कहीं ये बीमारी नए रूप में तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए सबका जो है वैक्सीनेशन होना चाहिए, सबको जो है उसका टीकाकरण हो जाना चाहिए, जिससे टीकाकरण होने के बाद जो है उनकी स्थिति जो है वो ठीक हो। खासकर हम देखें कि इससे जो है वो मृत व्यक्तियों की संख्या जो वो जो है वो घट जाए, है ना। फिर से जो है वो लॉकडाउन की स्थिति ना आए, या फिर से जो है बाजार को बंद करने की स्थिति ना आए। आप देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे सितंबर के माह में धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है, तो इस पर किसी भी प्रकार से रोकना है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो है वैक्सीनेशन जो है, यानी कि टीकाकरण जो है, वैक्सीन कवरेज को क्या है वो तेजी से आगे बढ़ा है। अगला न्यूज है दोस्तों आपका द हिंदू से लिया हो, व्हाट डिड अमेरिका अचीव इन अफगानिस्तान, ठीक है ना। ये आर्टिकल है दोस्तों स्टैनली जॉनी का आर्टिकल है। स्टैनली जॉनी जो है इन्होंने आर्टिकल लिखा है द हिंदू में, आर्टिकल लिखा है कि 20 साल में अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या पाया, है ना। 20 साल तक अमेरिका जो है वो लड़ता रहा, और 20 साल तक लड़ने के बाद अफगानिस्तान में क्या पाया है,
ठीक है ना। इस पर इन्होंने एक मूल्यांकन किया और उन्होंने मूल्यांकन किया है कि बाइडेन सरकार जो है वो जो कह रही है बाइडेन सरकार कि हमने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, हमारा लक्ष्य जो था वो तो उसामा बिन लादेन को मारना था, हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। हमारा कहीं से भी ये लक्ष्य नहीं था कि हम सरकार वहां जाकर सरकार का गठन करें या और कोई आतंकवादी समूह है उनके साथ लड़े। हमारा मेन लक्ष्य क्या था, अलकायदा के जो सरगना उसामा बिन लादेन को मारना। तो क्या अमेरिका का लक्ष्य केवल उसामा बिन लादेन को मारना ही था या अमेरिका का लक्ष्य कुछ और था? और उस मंसूबे पे जो है अमेरिका जो है वो सफल नहीं हुआ। अमेरिका के जिस प्रकार से विदाई हुई है अफगानिस्तान से, कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने भी आपके उग्रवादी संगठन या आतंकवादी संगठन है उनका मनोबल बढ़ चुका है। और अमेरिका की इस प्रकार से विदाई यानी कि विश्व की जो सबसे मजबूत शक्ति है उसकी विदाई जो है इस प्रकार से हो रही है, ये कहीं ऐसा जो है वो सामने जो एक चिन्ह के रूप में या एक मार्क के रूप में तो नहीं बन जा रहा है, जिससे कि ये समझ में आया कि आतंकवादी शक्तियां जो हैं वो विश्व की इन सारी शक्तियों के सामने जो है वो मजबूत बन चुकी हैं। इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो आतंकवाद के खिलाफ लगभग 2 दशक से जो आपका अमेरिका जो लड़ रहा था और उसके बाद अफगानिस्तान से जिस प्रकार से विदाई हुई है उस पर पूरा का पूरा ये लेख है जिस पर हमें हमें बात करना है कि 20 साल तक जो अफगानिस्तान में अमेरिका ने जो कार्य किया है उस पर उसको क्या मिल रही है। तो राष्ट्रपति आपका जो बाइडन है उनके नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह बात का दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान में जो संचालित अलकायदा आतंकवादी नेटवर्क है उसको तोड़ दिया है और यही उसका मुख्य लक्ष्य था। और उसके जो नेता है उसामा बिन लादेन को मार गिराया जो कि 9/11 के आतंकी हमला के जो मुख्य सरगना था और उसको मारने के साथ ही जो है उसका इंसाफ पूरा हो गया। तो प्रश्न ये उठता है कि 9/11 की घटना के जो सरगना है, जो मेन नेता है उसामा बिन लादेन, उसको तो कई वर्ष पहले मारा जा चुका है ना। पाकिस्तान के एबोटाबाद में काफी वर्ष पहले मारा जा चुका है। तो उसके बाद आज तक जो है 31 अगस्त तक जो है वो अमेरिका अफगानिस्तान में अपने पांव को क्यों टिका के रखा हुआ था और 31 अगस्त को ऐसी क्या बात हुई कि उसके बाद जो है अमेरिका ने इस प्रकार से जो है वो अफगानिस्तान को छोड़ने का निर्णय लिया। राष्ट्रपति बिडेन के अनुसार अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि वर्ष 2001 में अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान पर जो आक्रमण किया गया था, ठीक है ना, और उस आक्रमण का जो मुख्य लक्ष्य था ना कि राष्ट्र निर्माण था, ठीक है ना। उनका कहा कि हमारा भैया मुख्य लक्ष्य क्या था, उसामा बिन लादेन को मारना था, अलकायदा के नेटवर्क को समाप्त करना। हमारा कहीं ये नहीं था कि अफगानिस्तान में जो है वो राष्ट्र का निर्माण हो, अफगानिस्तान से आतंकवाद का सफाया हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं था। हमें तो अपने मेन जो मुजरिम है उसको मारना था, ठीक है ना। इस तरह से राष्ट्रपति बाइडेन ने क्या किया है कि अफगानिस्तान से सैनिकों का जो हटना है उसको सही ठहराने के पीछे अपना तर्क दिया। लेकिन आपको भी पता है कि ये तर्क कितना सही है ना। तो इस तरह के विचार के कई लोग जो है इसका विरोध भी कह रहे हैं। और पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने आतंकवाद के खिलाफ जो युद्ध जीतने के प्रमुख पहलू के रूप में तालिबान को सत्ता से हटाने का जो लक्ष्य रखा था और इसी वजह से अमेरिका ने अलकायदा के नेटवर्क को खत्म करने के लिए उसामा बिन लादेन को मारने के बाद अपने सभी संसाधनों को अफगानिस्तान में निवेश रखा था। इस पर हम बात करें कि मारने के बाद भी जो है वो क्या कर रहा था, निवेश कर रहा था, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में जिस आतंकवाद के खिलाफ युद्ध करने का प्रण लिया था वो उस पर सफल नहीं हो सका क्योंकि अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में अभी भी अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी नेटवर्क जो है वो काफी सक्रिय है। हाल फिलहाल में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य बलों के द्वारा जो निकासी प्रयास चलाया जा रहा है इसमें इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने जिस प्रकार से हमला किया वो स्पष्ट प्रमाण है कि आज भी इस्लामिक स्टेट जो है वो काफी सक्रिय है, ठीक है ना। तालिबान का जो हक्कानी गुट है जिस प्रकार से उसके भीतर गुटबाजी की समस्या बढ़ रही है वो अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं गृह युद्ध की समस्या या गृह युद्ध की स्थिति को पैदा कर सकता है। और आपका अफगानिस्तान या उसके आसपास के क्षेत्रों में जिस प्रकार से अस्थिरता जो है वो बढ़ सकती है जिसकी वजह से पिछले 20 वर्षों में हमने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में लगभग $2 ट्रिलियन से अधिक जो अमेरिका ने व्यय किया है या 2300 से अधिक सैनिकों को खोने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा हासिल की गई मामूली उपलब्धियां जो है वो नष्ट हो गई हैं। इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा आज का करंट अफेयर्स का सेशन रहा दोस्तों। अब हम आ जाते हैं करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर, इस पर हम बात करते हैं। और पहला करंट अफेयर्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्ती और परीक्षाओं में अब 27% जो है वो आरक्षण लागू कर दिया है? बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली और मध्य प्रदेश। ये पहला प्रश्न है। और जैसा कि हमने कहा कि हर क्लास के बाद जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन जो है आप सभी के स्क्रीन पर आप सबको दिख रहा होगा, है ना। तो फटाफट रिप्लाई कर दीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग, ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली और मध्य प्रदेश,
तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी यानी कि मध्य प्रदेश, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया और प्रदेश सरकार ने एमपी में ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्ती और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण जो है लागू कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस आदेश को जारी भी कर दिया गया है कि जिन परीक्षाओं और भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई, फिलहाल उन पर कोई भी आरक्षण लागू नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है? प्रवीण कुमार, अशोक कुमार, मोहन सेठ या नवीन सेठ? ठीक है ना। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से किस भारतीय ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है? प्रवीण कुमार, अशोक कुमार, मोहन सेठ या नवीन सिंह? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिन्होंने कहा प्रवीण कुमार यानी कि ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। टोक्यो पैरालंपिक में पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। नोएडा के 18 साल के प्रवीण कुमार पुरुष हाई जंप के T64 वर्ग के फाइनल में 2.07 मीटर की ऊंचाई पर इन्होंने कूद लगाई और दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने एशियाई रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जो है अपने नाम पे किया हो। ग्रेट ब्रिटेन के रूम एडवर्ड्स जोनाथन जो कि 2.10 मीटर की ऊंचाई पर जो है इन्होंने जीत कर स्वर्ण पदक जीता है। और ये 2.07 पे जो प्रवीण कुमार जो है कूद कर इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है ना। और इसके अलावा स्पर्धा में जो है वो पोलैंड के लेपियाटो मासी एजो जो है वो 2.04 मीटर जीतकर जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है ना। तो ये 3 नामों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। ग्रेट ब्रिटेन के ब्रूम एडवर्ड जोनाथन, क्योंकि इन्होंने गोल्ड जीता है इसलिए प्रश्न बन सकता है। ब्रॉन्ज मेडल पोलैंड के लेपियाटो मोसियाजो, ये और आपके फिर इसके बाद प्रवीण कुमार। हो सकता है ये आपसे ये पूछ ले कि कितने मीटर पे इन्होंने। ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव 30 गेंद के बाद दूसरे बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? ठीक है ना। 31 गेंद में अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव के बाद वो कौन से हैं जिन्होंने 30 गेंद में अर्धशतक लगाया है? भारत के वो कौन से खिलाड़ी हैं? शिखर धवन, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर या रविंद्र जडेजा? प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है ना। भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंद में अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव थे। ठीक है ना। 30 गेंदों में किसने अर्धशतक लगाया है टेस्ट मैच में? शिखर धवन ने, दीपक चाहर ने, शार्दुल ठाकुर ने या रविंद्र जडेजा ने? ठीक है ना। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ स्टूडेंट जो है सी कह रहे हैं, देखते हैं। तो दोस्तों जिन्होंने कहा शार्दुल ठाकुर, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। ठीक है। तो शार्दुल ठाकुर ने केवल 31 गेंद पर अर्धशतक जमाया। वो टेस्ट में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गया है। शार्दुल से पहले सिर्फ कपिल देव ने, जिन्होंने भारत के लिए टेस्ट में केवल 30 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। कपिल देव ने यह कारनामा 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो टेस्ट मैच में खेलकर किया था। अगला न्यूज है, किस फुटबॉलर ने 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार पेरिस या लियोनेल मेसी? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। ठीक है। और ध्यान रखिएगा हर संडे को जो है वो हम लोग क्या करेंगे, पूरे वीक भर के जो करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं उस बेस पे करंट अफेयर्स एमसीक्यू लेकर आएंगे। और उम्मीद करके चलिएगा कि लगभग 40 से लेकर 60 एमसीक्यू जो है वो इस पे बनेंगे। ठीक है ना। तो इसका उत्तर आप लोग दे दीजिए, फटाफट इसका उत्तर दे दीजिए, चौथा प्रश्न जो है। ठीक है ना। तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सभी के उत्तर सही है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं और उन्हें यह रिकॉर्ड वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैच में आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल करके बनाया है। रोनाल्डो अब इंटरनेशनल फुटबॉल के 111 गोल करने वाले पहले आपके जो हैं फुटबॉलर बने हैं और इन्होंने ईरान के अली देई के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठीक है ना। अली देई ने अपने इंटरनेशनल करियर में 109 गोल किए और क्रिस्टियानो ने यूरो 2020 के दौरान ही अली देई के सबसे अधिक गोल करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी और ये 2 गोल करके ये क्या कर चुके हैं, 111 गोल करके विश्व के सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी जो हैं वो बन चुके हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को 12.57 बिलियन के विशेष आहरण एचडीआर का आवंटन किया है? नेपाल, चीन, भारत और रशिया? ठीक है ना। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को 12.57 बिलियन के विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के आवंटन का अधिकार दिया है? नेपाल, चीन, भारत या रशिया? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। और कैसा लग रहा है ये सेशन जरूर बताइए। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस सेशन। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। लाइक भी करते चलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर भी करते चलिएगा कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके।
ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा इंडिया, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, इंडिया जो है राइट आंसर है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को 12.7 बिलियन विनिमय दर का लगभग 17.86 बिलियन डॉलर के बराबर विशेष आहरण अधिकार का आवंटन किया है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपने सदस्यों को आईएमएफ में उनके मौजूदा कोटे के अनुपात में समान एचडीआर आवंटन करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध प्रभावित देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ की गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उमंगोट नदी पर प्रस्तावित उमंगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने हेतु निजी विद्युत उत्पादकों के साथ एक समझौते को रद्द कर दिया? बिहार ने, मेघालय ने, असम ने या झारखंड ने? प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उमंगोट नदी पर प्रस्तावित उमंगोट जल विद्युत परियोजना, उमंगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को निष्पादित करने हेतु निजी विद्युत उत्पादकों को के साथ समझौते को रद्द कर दिया? प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, बिहार, मेघालय, आसाम या झारखंड? ठीक है ना, इसका उत्तर फटाफट दीजिए। छठवां प्रश्न है, गुलजारी लाल कह रहे हैं बी, रितु बी, सोन, सुषमा, आलोक, दीपू। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा बी यानी कि मेघालय, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, मेघालय जो है आपका राइट आंसर है। और हाल ही में मेघालय सरकार ने उमंगोट नदी पर प्रस्तावित उमंगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने के लिए निजी विद्युत उत्पादकों के साथ समझौते को रद्द कर दिया। दावकी नदी के रूप में लोकप्रिय मेघालय की उमंगोट नदी, इसका अलग दूसरा नाम क्या है? दावकी नदी। उमंगोट नदी निर्बाध रूप से अपने साफ जल के साथ एशिया का सबसे स्वच्छ नदी है और ये पूर्वी शिलोंग पीक से निकलती है, ठीक है ना। और समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर यह नदी जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां, घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड और तमिलनाडु। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी? ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया जहां मगरमच्छ की 3 प्रजातियां, घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड या तमिलनाडु? उड़ीसा, बिहार, झारखंड या तमिलनाडु? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। और कैसा लग रहा है ये सेशन, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? ठीक है ना। तो रोज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्योंकि देखिए ये जो कोर्सेस है वो यूपीएससी के लिए भी कोर्सेस है, यूपीपीएससी के लिए भी कोर्सेस है। तो शुरुआत में हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिटेल में पूरा न्यूज एनालाइज कर रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चन को भी हम नहीं छोड़ेंगे, है ना। क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन भी कहीं भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको गलतियां नहीं करना, इस चीज पर आपको ध्यान रखना है ना। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड में अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे कि मेन्स एग्जाम में भी हम बेहतर करें, और फैक्चुअल पर भी अपना कमांड कर लेंगे कि यूपीपीसीएस अगर कोई फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछे तो वहां भी हम गलतियां ना करें, है ना। सही है, बताइए, अपना फीडबैक दीजिए आप लोग। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा सातवां का ए, उड़ीसा, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला का गौरव प्राप्त किया जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां, घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती है, और ये अंडा देने वाली और होल नेस्टिंग स्पीसीज, जिसे खतरनाक भी माना जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए? रोहित शर्मा, शिखर धवन, ऋषभ पंत और विराट कोहली। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? आपको बताना है रोहित शर्मा, शिखर धवन, ऋषभ पंत और विराट कोहली। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। ए, बी, सी या डी में से आपको राइट आंसर देना है, ठीक है ना। ए, बी, सी या डी में से आपको राइट आंसर देना। और यह अंतिम प्रश्न है आज का, और इसके बाद हमारी मुलाकात जो होगी वो शाम को 4 बजे ज्योग्राफी के सेशन में होगी और रात को 9 बजे हम लोग बात करेंगे इतिहास में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन में। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो दोस्तों जिन्होंने कहा विराट कोहली, वो सभी के उत्तर जो है सही है। और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने 2 सितंबर 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में बेहद खास उपलब्धि हासिल की और वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज यानी कि 23,000 रन पारी के आधार पर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और इस मामले में विराट ने टीम इंडिया के बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गज को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली ने 490 पारियों में कमाल किया। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 522 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। तो दोस्तों ये रहा आज का करंट अफेयर्स का सेशन विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है
होप कि आप सभी लोग, मुझे उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो है उस सेशन को काफी एंजॉय किए होंगे। दोस्तों, अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और क्लासेस अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली हर क्लासेस के बारे में आपको जानकारी मिले। शाम को 4 बजे आप लोग याद रखिएगा, ज्योग्राफी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन है, उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि उसके माध्यम से हम 1500 ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, जो कि आपके आगामी 10 अक्टूबर के एग्जाम और 24 अक्टूबर के एग्जाम या इसके अलावा कोई भी एग्जाम हो जिसमें कि ज्योग्राफी से प्रश्न आते हैं, चाहे करंट अफेयर से प्रश्न आते हैं, उस पर आप विश्वास कीजिएगा, गलतियां नहीं होंगी। मेरे साथ जो है वो तैयारी करते रहिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।